So we are investors, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है इग्नोर्ड जेवल्स। इग्नोर्ड जेवल्स इसलिए कि सेक्टर जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी का है और इग्नोर किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, जो कि हमेशा ये सेक्टर जो है मार्केट का आप कह सकी कि काफ़ी पसंदीदा सेक्टर रहा है थ्रू आउट। लेकिन गोल्ड के बढ़ते प्राइस ने इन्वेस्टर्स का, इवन कंज्यूमर का नैरेटिव तो ये है कि कंज्यूमर को खींचा है पीछे, और साथ ही साथ फिर इन्वेस्टर्स भी उनके साथ भी पीछे आ गए हैं कि ये सेक्टर शायद अभी देखने लायक नहीं है। बट शायद हम आज डेटा पॉइंट को थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हम अभी कहाँ पे प्लेस्ड हैं, क्या पहले के जो जो गोल्ड के स्पाइक वाले साइकिल रहे हैं वो भी कैसे रहे हैं, और उसमें फिर इन्वेस्टर्स ने कैसे बिहेव किया, स्टॉक प्राइसेस ने कैसे बिहेव किया, और उससे फिर क्या अ, एक हम लाइन खींच सकते हैं, किस तरफ हम देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, या यहाँ बैठा कोई भी पार्टिसिपेंट सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। किसी के द्वारा किसी भी तरह का एसेट का नाम या किसी कंपनी का नाम इस सेक्टर में या इस सेक्टर के बाहर केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बायसनेस किसी की भी हो सकती है इसमें। आपसे ये सलाह है कि आप कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी तरफ से अपनी पूरी पढ़ाई करें। इस चर्चा के दौरान कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और आखिरी 30 दिनों में मैंने उसमें ट्रांजेक्शन किया होगा या नहीं भी किया होगा, और मेरे व्यूज इसमें नेचुरली बहुत बायस्ड हो सकते हैं। पहले हम इंडस्ट्री ओवरव्यू को देखते हैं। ये इंडियन ज्वेलरी मार्केट है। तो ये कल्याण ज्वेलर्स का आखिरी पीपीटी है, उससे मैंने लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो राइजिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ज्वेलर्स टू कंटिन्यू, तो हुआ क्या कि 2000 में, सन 2000 में जब नेशनल लेवल पे इतने जो ब्रांड नहीं थे हमारे पास, तो 95% जो ज्वेलरी मार्केट था वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के कब्जे में था, और केवल 5% ब्रांडेड ज्वेलरी का पार्ट, मतलब ब्रांडेड जो थे ज्वेलर्स, जो नेशनल ज्वेलर्स है उसका पार्ट थे। फिर वो टाइटन के आने के बाद वो पूरा शिफ्ट जो है वो चेंज होता है। 2007 तक कुछ बहुत कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन 2007 से लेकर 2020 के बीच में आप देखेंगे तो ड्रास्टिक चेंज है। वो 6% का जो मार्केट शेयर जो था ऑर्गेनाइज के पास, वो 32% होता है, और वो मार्केट शेयर बढ़ता हुआ 25 में आके अब 40% होता है। तो ये ट्रेंड जो है आगे बढ़ता ही चलेगा, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्टिंग होती चलेगी। फिर इस ज्वेलरी में जो ज्वेलरीज हैं उसमें तीन तरह कैटेगरी है। एक वेडिंग वेयर की है, फिर डेली वेयर की है, फैशन वेयर की है। तो जो मार्केट ज्वेलरी मार्केट का है वो डोमिनेंट है वेडिंग वेयर से। 60% ज्वेलरी की खरीद जो है वो वेडिंग के टाइम पे होती है। दैट मीन्स कि आप इस बात से अब पूरे सहमत होंगे कि फिर जो कंपनीज का जो रेवेन्यू शेयर आएगा वो अगर वेडिंग सीजन है तो उससे काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा। फिर हम जिस कंट्री में हैं उसमें फिर जो वेडिंग के डेट्स होते हैं उनके कैलेंडर अलग अलग होते हैं। साउथ की तरफ के जो, वेस्ट की तरफ के जो वेडिंग कैलेंडर्स होते हैं वो नॉर्थ और ईस्ट की के वेडिंग कैलेंडर से भिन्न होते हैं। तो अलग अलग सेंट्रिक प्लेयर्स अलग अलग अपने वेडिंग डेट्स के हिसाब से बिहेव करते हैं। तो किसी भी अगर हम किसी कंपनी को अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमेशा उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही ट्रैक करें तो बेहतर होगा। और फिर ये भी ट्रैक करें कि उस टाइम पे उस कंपनी के पास कितने वेडिंग डेट्स अवेलेबल थे, क्योंकि 60% सेल उसका वेडिंग से ही आने हैं। फिर डेली वियर की बात आती है, तो आपने डेली वियर का ट्रेंड देखा होगा कि आजकल, पहले तो जो फीमेल थी वो भी डेली वियर पहनती थी, बट आजकल मेल में ब्रेसलेट्स पहनने की चाह जो है, बाकी और भी छोटे मोटे ज्वेलरी जो है, बहुत सारे मेल जो है अभी आप देखते हैं कि अपना जो ईयर है उसको पर्सिंग करा के भी वहां पे ज्वेलरी रखते हैं। तो ये सब भी ट्रेंड काफी ज्यादा है। फिर फैशन वियर की बात है, क्या कपड़ा आपने पहन रखा है उस पर कौन सी तरह की ज्वेलरी सेट करेगी, ये सब चीजें हैं। बट फिर भी डोमिनेंटली ये सेक्शन जो है वो वेडिंग वियर से ही है। फिर हम देखें तो जो जो वर्ल्ड में इंडिया का जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे है मार्केट में। गोल्ड के कंजम्पशन में वो सेकंड नंबर पे हम कंज्यूमर हैं वर्ल्ड में। और इसमें रिटेल कंजम्पशन, मतलब बाकी तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी होता है, बट अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल कंजम्पशन में हम थर्ड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद से इंडिया ज्वेलरी मार्केट का जो पूरा ढांचा है, आप थोड़ा नीचे देखें, इसमें क्या लगेगा आपको कि 70% शेयर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आउट ऑफ द टोटल गोल्ड डिमांड। मतलब कि जो टोटल गोल्ड डिमांड इंडिया की है उसमें 70% केवल गोल्ड ज्वेलरी के लिए ही डिमांड आती है। बाकी जो बच गए 30% उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड और बाकी अदर डिमांड्स होती है। ठीक है। फिर
उसके बाद से गोल्ड ज्वेलरी डिमांड एंड ओनरशिप इज हायर इन रूरल एंड राइजेस विद इनकम लेवल। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि अर्बन लेवल में जो ज्वेलरी की जो डिमांड है और ओनरशिप है वो अर्बन में 40% है, रूरल में 60% है। दैट मीन्स कि अब ये इसलिए है क्योंकि हम डोमिनेंटली जो हमारी कंट्री है उसकी ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही रहती है। तो फिर उसी हिसाब से रूरल इलाके में गोल्ड का डिमांड और ओनरशिप जो है ज्यादा है। अर्बन में 40% है। तो ये अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ज्यादा ही निकलेगा अर्बन में, क्योंकि हमारा शायद 40% का जो एरिया है वो अर्बन नहीं है कंट्री लेवल पे। अब जब हम जोन में बांटते हैं पूरे कंट्री को, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट में, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ पे होता है? तो होता है साउथ में एंड वेस्ट में। क्योंकि वेस्ट एंड साउथ की जो स्टेट है वो ईस्ट एंड नॉर्थ के स्टेट से थोड़े, आप कह सकते हैं कि वेल्दी हैं, रिचर हैं। और इनमें जो गोल्ड ज्वेलरी का जो कल्चर है वो काफी ज्यादा, उसमें इमोशनल बैकिंग भी है। इमोशनल बैकिंग सब जगह है। बट जो मेरे पर्सपेक्टिव से जो फील हुआ कि गोल्ड बाइंग करने का जो एक पैटर्न है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट पैटर्न है इनमें, तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें होता ही है। तो वेस्ट एंड साउथ की तरफ की जो स्टेट्स हैं वहां पे आप देख लें कि 65% शेयर वेस्ट एंड साउथ के स्टेट्स हैं। नॉर्थ और ईस्ट दोनों क्षेत्र को मिला के केवल 35% मार्केट शेयर है। अब जरा हम समझते हैं कि गोल्ड में लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। तो थोड़ा समझते हैं इसको कि मैरिज सीजन जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि डिमांड पीक्स ड्यूरिंग मई टू जून, सितंबर नवंबर एंड जनवरी। तो ये क्या है कि ये मैरिज सीजन का टाइम होता है इसमें। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जुलाई के टाइम पे यहाँ पे आपको डेट्स नहीं दिख रही कहीं कहीं। आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आप जुलाई से लेके समटाइम्स आप अगस्त सितंबर यहाँ तक आप वेटिंग डेट्स देखेंगे ही नहीं। ठीक है। ये जो पीपीटी का पार्ट है ये पीएन गडगिल का है, तो वो महाराष्ट्र बेस्ड प्लेयर है, वेस्ट बेस्ड प्लेयर है। तो इसका जो कैलेंडर बना रखा होगा इन्होंने इस हिसाब से बना रखा होगा। तो सेकेंड क्वार्टर में, जैसे कि इस बार का भी सेकेंड क्वार्टर था जुलाई से लेकर सितंबर का, उसमें वेडिंग डेट्स अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। लेकिन वही हम साउथ की बात करें, वेस्ट की बात करें, तो वहां पे वेडिंग डेट्स अवेलेबल थे। तो इससे भी अलग अलग कंपनी जहां जहां बेस्ड है उसका रेवेन्यू शेयर, रेवेन्यू ट्रेंड डिसाइड होता है। फिर एग्रीकल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है इस पे। रूरल हाउस होल्ड इन्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीड्स इन गोल्ड स्पेशली इन नवंबर एंड दिसंबर। दैट मीन्स कि अगर अच्छा सीजन जाता है रूरल, जैसे हमने देखा कि 60% इलाका जो है वो गोल्ड की ओनरशिप और डिमांड वहीं से आती है। तो अगर कृषि प्रधान देश है और वहाँ का अगर जो फसल है अच्छा चला जाता है, तो देखा ये गया है कि फिर उस समय का जो भी वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, उस तरफ जो गोल्ड की डिमांड है वो अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा है, तो फिर वो उसमें स्पेंड कर पाते हैं। फिर साथ ही साथ फेस्टिव बूट्स होता है। इंडिया जो है वो एक फेस्टिवल का देश है। तो आप देखें कि जो ज्वेलरी की जो बहुत ही ज्यादा बिक्री होती है वो होती है दिवाली के टाइम पे ड्यूरिंग धनतेरस। और फिर अक्षय तृतीया के टाइम पे अप्रैल टू मई के बीच आती है। और धनतेरस, दिवाली और नवरात्रि ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आती है। तो ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है गोल्ड में। फिर गोल्ड ज्वेलरी होल्ड्स एस्पायरेशनल वैल्यू इन इंडिया। ठीक है, क्यों लोग गोल्ड खरीदते हैं उसका रैशनल लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद से गोल्ड ज्वेलरी में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें की जो ज्वेलरी कितनी आती है, बार एंड कॉइन्स कितने खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ज्यादा फर्क तो आगे भी नहीं आने वाला है। तो 66% ज्वेलरी खरीदते हैं लोग और 34% बार्स एंड कॉइन्स खरीदते हैं। दैट मीन्स कि धनतेरस में आपने देखा होगा, आपने भी फील किया होगा कि लोग जो है वो सोने के सिक्के खरीदते हैं और काफी डोमिनेंटली खरीदते हैं। और चूंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है गोल्ड ज्वेलरी सेल का उस दिन धनतेरस दिवाली के टाइम पे भी, तो अच्छा खासा गोल्ड कॉइन लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है, और गिफ्टिंग में भी लोग काफी गोल्ड कॉइन यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो जो सेक्शन है गोल्ड ज्वेलरी का, ये अब जो कंजम्पशन का सेक्टर है, तो कंजम्पशन का सेक्टर इज वेरी प्रोन टू बी डिसरप्टेड बाय ई कॉमर्स साइट। ठीक है, बट ये उससे एलिमिनेटेड है, ये इम्यून है। कोई भी आदमी जो ज्वेलरी खरीदने जा रहा है और जिसको प्योर गोल्ड या जितने भी गोल्ड की उसको आशा है अपनी ज्वेलरी में, वो ऑनलाइन खरीदना पसंद नहीं करेगा। आप भी पसंद नहीं करेंगे, इस बात को आप भी मानेंगे। तो ऑफलाइन सेल्स में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव, जैसे इसमें एस्टिमेट भी है कि ऑफलाइन सेल जो है अभी 94% हो रहा है। और आज से अभी जो ये प्रोपोज्ड है FY 28 का कि वो 90% रह जाएगा और ऑनलाइन ई कॉमर्स पे 10% रह जाएगा। तो ऑनलाइन सेल में जो बढ़ेगा भी वो शेयर केवल बढ़ेगा गोल्ड कॉइन्स का एंड सिल्वर कॉइन्स का। ठीक है।
ज्वेलरी जो है, जो मेड मेड ज्वेलरी है, फैशनेबल ज्वेलरी है, ठीक है, उसको जो जो लेडीज या फीमेल है उसको पहन के देखना चाहती है खरीदने से पहले, ठीक है। तो बदलाव उस सेक्शन में ज्यादा नहीं होगा, ज्वेलरी में बदलाव नहीं होगा, बार एंड कॉइन्स में बदलाव हो सकता है, ठीक है। अगर गारंटी हो कि हाँ इसमें इतना ये है, सर्टिफिकेट मिले, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सभी में एक शेप होता है, और शेप के ऊपर कुछ डिपिक्शन होता है, वो डिपिक्शन जिसको पसंद आएगा वो ले लेगा, उसमें उसमें कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो फिर भी आप ये मान के चलें कि आगे भी जाके काफी डोमिनेंटली ऑफलाइन सेल्स ही होंगे, मतलब आपको स्टोर में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ई कॉमर्स साइट है, जैसे कि अभी देखा गया कि जेप्टो पे, स्विगी मार्ट पे गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स डिलीवर हो रहे थे, तो वो कॉइन्स तक ही सीमित रहेगा। फिर भी वो कितना ज्यादा, ये तो एस्टिमेशन है, ठीक है, ये कितना ज्यादा आगे बढ़ता है, ठीक है, ये भी देखने की जरूरत होगी। बट ज्वेलरी मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू बी इम्यून फ्रॉम सेल्स ऑन ई कॉमर्स साइट। फिर आते हैं कि गोल्ड के एडॉप्शन का रैशनल क्या है, और फिर क्या आगे मार्केट एस्टिमेट करता है गोल्ड के बारे में। तो FY 24 में जो एवरेज गोल्ड कंजम्पशन था वो था 850 ट्रिलियन। 66% जो कंजम्पशन था गोल्ड का वो ज्वेलरी की तरफ ही था। और FY 23 से FY 28 तक 16% से गोल्ड ज्वेलरी का मार्केट बढ़ने के आसार है इंडिया में, ठीक है। अब ये जो कि कटिंग जो है वो जो PN गडगिल के है, तो गोल्ड का जो मार्केट है इंडिया का, वो वर्ल्ड में सेकंड नंबर मार्केट है साइज के हिसाब से। और अगर हम वेस्टर्न रीजन की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कंट्री में गोल्ड का जो एडॉप्शन है या गोल्ड का जो डिमांड है, ठीक है, वो 16% से बढ़ने के आसार है। बट अगर महाराष्ट्र मार्केट की हम बात करें तो वो 25% से बढ़ने के आसार है, ठीक है। 16% जो है फ्यूचर कंजम्पशन, जितना भी गोल्ड हम खरीद रहे हैं फ्यूचर कंजम्पशन वो महाराष्ट्र की तरफ होने वाला है, ऐसा आसार है PN गडकरी की तरफ से, ये एस्टिमेशन है, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरा जो हमने अभी स्लाइडें देखी उसमें क्या देखा हमने कि 40% साउथ इंडिया, 25% वेस्ट इंडिया, एंड 20% नॉर्थ इंडिया, 15% ईस्ट इंडिया, ये शेयर था। फिर जो जो 17, या आप कह लें कि जो 25% जो वेस्ट इंडिया था, उस 25% में 44% जो डोमिनेंस है वो केवल महाराष्ट्र का है। आउट ऑफ वेस्ट में जो 25% जो गोल्ड शेयर है, उसमें 44% केवल महाराष्ट्र का आता है उस 25% में से, ठीक है। तो जो 16% ये नंबर आपको दिख रहा है, ये आउट ऑफ 25% वेस्ट वाला नंबर है। पूरा वेस्ट जो 25% जो गोल्ड ज्वेलरी कंज्यूम करता है, वो 16% केवल महाराष्ट्र ही करता है, बाकी बचे 9% में जो है गुजरात एंड अदर स्टेट्स है। ये कहने का मतलब है इसके हिसाब से। फिर जरा हम देखें कि क्यों गोल्ड ज्वेलरी जो है इतनी प्रचलन में रहती है, तो यंग कंज्यूमर्स प्रेफर्स लाइट वेट ज्वेलरी विद ट्रेंडी डिजाइंस, मतलब डेली वेयर की बात हो रही है यहाँ पे, एंड फैशन फैशन की भी बात हो रही है। शिफ्ट टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ ज्वेलरी रेदर देन प्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी लोग जो है इतना प्राइस गोल्ड का बढ़ जा रहा है, तो उसके चलते देख रहे हैं कि अगर हम पहन भी लेते हैं तो हम नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ते चल रहा है, तो हम एक हमारा हम उसको पहन भी लेंगे, थोड़ा हम अच्छे दिखेंगे भी, अच्छा लगेगा भी हमें, और जो मेरा एसेट है उसका वैल्यू भी जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये बड़ा यूनिक सा एसेट है। आप कुछ भी अगर ओन करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होता है, बट ज्वेलरी जो है वो अप्रिशिएट होती है, खासकर गोल्ड एंड सिल्वर। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज बाई कंज्यूमर हैव गॉन अप ड्यू टू राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। तो ये क्या हुआ कि जैसे अब हमारी इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम हर साल बढ़ रही है, जैसे अभी हमारा पर कैपिटा इनकम इज क्लोज टू $2800। ये अगले 10 साल में ये 10,000 क्रॉस हो जाएगा। और उसके बाद जो अभी रिसेंट स्टेप लिए गए हैं, लाइक जो टैक्स स्लैब जो चेंज किया गया, 12.75 लैक्स के इनकम के नीचे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। इसका मतलब कि कंज्यूमर के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम रहेगा, तो डिस्पोजेबल इनकम को वो ऐसे ही लग्जरी पे खर्च करते हैं। और उसके अलावा जो अभी GST रिडक्शन हुआ है, तो GST रिडक्शन तो गोल्ड में नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सब चीजों में हुआ है। तो GST रिडक्शन अगर बाकी कंजम्पशन में होता है तो फिर भी डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के हाथ में बच जाता है। तो फिर ये एक अलग से विंडो पैदा करता है जहाँ पे वो गोल्ड को अडॉप्ट कर सके, खरीद सके, पहन सके, ओन कर सके। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन दैट प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ मेटल प्योरिटी एंड जेन्युइननेस। आप जो मार्केट शेयर घटता हुआ देख रहे हैं अनऑर्गेनाइज स्पेस का, उसका बहुत ही बड़ा जो रोल है, ये हॉल मार्किंग एंड सर्टिफिकेशन ही आता है। मतलब कि काफी शिकायतें रही हैं कि जो अनऑर्गेनाइज ज्वेलर्स हैं वो गोल्ड का प्राइस लेते हैं आपसे, बट एक्चुअली में वो परसेंटेज ऑफ गोल्ड जो है जितना प्रॉमिस्ड होता है उतना होता नहीं है। तो हॉल मार्किंग करने से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, और वहीं पे फिर मार्केट शेयर जो ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं उनको मिल जाती है। प्लस ब्रांडेड ज्वेलर्स जो हैं
उनका पूरा पैन इंडिया या पैन जो रीजन है उस तरफ पूरा उनका प्रेजेंस है। तो आप किसी भी स्टोर से खरीदें, कहीं भी जाके एक्सचेंज कराएं, कहीं भी उसको जाके उसमें मॉडिफिकेशन करवाएं, चार्जेस सेम रहेंगे। वहीं पे जब आप किसी अनऑर्गेनाइज ज्वेलर से लेते हैं तो फिर आपके ऊपर ये फिर बाध्यता है कि आप वहीं पे जाके जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल पक्के नहीं होते, बहुत सारी चीजें उसमें। क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड क्राफ्टमैनशिप इज वन ऑफ द टॉप कंसिडरेशन। और फिर जो जो ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं जिनके पास काफी ज्यादा स्केल है, वो काफी ज्यादा वेरिएशन कर सकते हैं उसमें, उनके डिजाइन में। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं चुनने के। ट्रस्ट इन लॉन्ग स्टैंडिंग रिप्यूटेड एंड रिलायबल ज्वेलर ब्रांड इज हायर। जितना बड़ा ब्रांड है जितना उतना ही रिलायबल है। जैसे कि सबसे ज्यादा सेल तनिष्क के आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत पुराना है और काफी टाटा का उसमें एक अलग से फील भी है। और अभी तक जो ज्वेलरी मार्केट को अनऑर्गेनाइज को जो डिसरप्ट करने की कहानी स्टार्ट होती है वो तनिष्क से ही आती है। फिर डिजाइन एंड एस्थेटिक्स ऑफ ज्वेलरी हैज सेंटिमेंटल वैल्यू। अब जो सेंटिमेंटल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, अब किसी का शादी की ज्वेलरी है, किसी का किसी खास ओकेजन का ज्वेलरी है, ठीक है, तो उससे फिर क्या होता है कि उससे अटैचमेंट होता है। ठीक है, फिर उस ज्वेलरी हमेशा उसके पास रहे। बहुत सारी ऐसे भी आपने किस्से सुने होंगे जहाँ पे ज्वेलरी काफी सालों साल, सदियों सदियों वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ही होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए जो जो खरीद लिया गया वो तो रहता ही है। एडिशनल गोल्ड ज्वेलरी जो भी एक इंडिविजुअल बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से उसकी बिलोंगिंग में आ जाता है वो, कि आपके पास जितने कपड़े हैं उस हिसाब से आपका ज्वेलरी है। और फिर उसके बाद से ज्वेलरी है, तो जितनी ज्वेलरी आपने बनवा ली वो आपके पास है। धीरे धीरे ओकेजन आते रहेंगे, आप फिर आपको डिजाइन नया पसंद आएगा तो आप वो भी ले लेंगे। और जो आपके पास जो आपकी वेडिंग ज्वेलरी है, आपके किसी खास दिन की ज्वेलरी है, आप उसको भी होल्ड करेंगे। उसको कहीं पे जाके आप रीसेल बहुत ही अपनी बदतर स्थिति में ही करते हैं। फिर आते हैं कि एक्चुअल में ज्वेलरी मार्केट जो है फिर उसमें हमारा जो नेशनल प्लान क्या है। तो ज्वेलरी मार्केट कंट्रीब्यूट 7% टू इंडिया जीडीपी एंड 15.7% टू इंडियाज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बात आ रही है यहाँ पे। अभी हालांकि एक्सपोर्ट पे ज्वेलरी के ड्यूटी लगी हुई है यूएसए की तरफ से, तो वहाँ पे ज्वेलरी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, बट फिर भी यूरोपियन मार्केट है हमारे लिए, गल्फ मार्केट है जहाँ पे ज्वेलरी एक्सपोर्ट हम अच्छा खासा करते हैं। तो 7% कंट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी को। और 15.7% हमारा जो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू रीच अ टारगेट ऑफ यूएसडी 100 बिलियन इन ज्वेलरी एक्सपोर्ट बाई 2027, जिसपे कि थोड़ा सा भी एक पॉज लगेगा मे बी, अगर जो ट्रेड डील है यूएसए से फाइनलाइज अगर होने में टाइम लगता है तो। India witnesses approximately 10 billion wedding each year, contributing to an estimate demand of 300 to 400 tons of gold in this specific market alone. हमने क्या देखा, 685 मिलियन, ठीक है, गोल्ड जो है हमने देखा था कि टन्स ऑफ गोल्ड, मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड जो है खपत थी 24 में, जिसमें से केवल वेडिंग ज्वेलरी की डिमांड जो है वो 3 से 400 टन्स ऑफ गोल्ड है आउट ऑफ 685। Among the various gems, market is primarily skewed towards gold ज्वेलरी। जितने भी ज्वेलरी की बात करें, डायमंड की बात कर लें, आप प्लेटिनम की बात कर लें, आप सिल्वर की बात कर लें, जो सबसे ज्यादा जो जो इंक्लिनेशन जो कंज्यूमर का है वो गोल्ड ज्वेलरी की तरफ है। मैंडेटरी बीआईएस हॉल मार्किंग गिव्स कॉम्पिटिटिव एज टू ऑर्गेनाइज रिटेल रिटेलर्स। करेंटली ओनली 30% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज हॉलमार्क। दैट मीन्स कि केवल 30% ज्वेलरी हॉलमार्क से बिकते हैं। 70% जो ज्वेलरी है अभी भी हॉलमार्किंग की नहीं है, या तो वो फैशन ज्वेलरी है, ठीक है, जस्ट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है जिसमें कि काफी अच्छा मार्जिन भी बनता है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी में, उसमें कोई हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो हॉलमार्किंग करते नहीं है क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती उनकी, अपना मार्जिन बना के रखने के लिए। ठीक है, तो ये जैसे जैसे अडॉप्शन और जैसे जैसे प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं गोल्ड के, उससे फिर एक काफी ज्यादा मैंडेटरी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, वैसे आज भी हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी फास्ट हो सकता है कि बिल्कुल ज्वेलरी होल मार्क के साथ ही बिकनी चाहिए क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया है। इन इन जो की पॉइंट्स है, इसके अलावा जो लोअर कैरेट ज्वेलरी में जो अभी हॉलमार्किंग की बात आ गई है, 14 कैरेट ज्वेलरी में, 12 कैरेट ज्वेलरी में, 9 कैरेट ज्वेलरी में भी हॉलमार्किंग करके चलनी है। ये बहुत बड़ा खतरा है जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो वहां जो गोल्ड की अकाउंटेबिलिटी उतनी फिक्स नहीं हो पाती। वो केवल मुंह से बोली बातों पे भरोसा करना होता है आपको कि ये 100% ज्वेलरी है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, क्या है, कोई पेज पे लिख के दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसकी उसमें कितना गोल्ड है ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो आदमी जो है सस्ते के चक्कर में कि ब्रांडेड शॉप्स में जाएंगे तो वहां पे मेरा 18%, 20%, 25% हमारा मेकिंग चार्ज लग जाएगा, यहाँ थोड़ा मेरा कम हो रहा है, यहाँ मेरा 5% ये छोड़ के दे रहा है। इस चक्कर में क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पैसे बचाने के चक्कर में वहां भी चले जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर ब्रांडेड ज्वेलर्स ये बोल के बेचने लगे कि इसमें गोल्ड जो है वो 9 कैरेट ही है, तो पैसा आपका 9 कैरेट के हिसाब से ही लगेगा, तो ये कंपटीशन फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और फिर जो 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 शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ, ये और भी रैपिड हो सकता है इस चीज में। अब आते हैं, हमने इतनी बातें कर ली कि गोल्ड ज्वेलरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ग्रोथ रेट है, किस किस एरिया में कितना कितना एडॉप्शन गोल्ड का है, कौन कौन सा जोन जो है कितना गोल्ड मार्केट की डिमांड को होल्ड करता है। फिर अलग अलग जो हमने की पॉइंटर्स देखे, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इसमें लिस्टेड प्लेयर्स कौन से हैं। सबसे बड़ी बात है लिस्टेड प्लेयर्स पे जाने से पहले कि गोल्ड का प्राइस पिछले एक साल में 60-70% बढ़ गया। ये पहला फेनोमेना नहीं था गोल्ड के इतिहास का, इससे पहले सेम फेनोमेना कोविड के टाइम पे आ चुका है, उससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स पहले भी हो चुका है। तो हमेशा एक अंतराल के बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंतराल के बाद ऐसा एक साइकिल देखा गया है गोल्ड का, जो कि अपने जो पुराने रिटर्न है उसको आउट परफॉर्म करता है। और इसी फिनोमेना के चलते जो गोल्ड का एडॉप्शन है और जो गोल्ड से लोगों का लगाव वो रहता है, क्योंकि वो एक तो अप्रिशिएटिंग एसेट है और साथ ही साथ एक ज्वेलरी का पार्ट बनता है वेडिंग के टाइम पे, इवन डेली वियर में। ठीक है, जो भी गोल्ड ओन करते हैं उनके लिए एक अच्छा फील कराने का एक जरिया है। तो इसमें 60% जो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो मार्केट नैरेटिव के हिसाब से कि कंज्यूमर स्टोर तक जा नहीं पा रहे हैं, गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है, ये एक नैरेटिव था। अब हम देखते हैं, हमें नैरेटिव में नहीं पढ़ना है, हमें नंबर्स जो कहता है हम उस पर ध्यान देना है और अपने आप को आगे के लिए तैयार करके रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टाइटन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो ऊपर रोज में जो मेंशन्ड है क्राइटेरिया, वो है प्लेयर्स, मार्केट कैप इन करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंट एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन फॉर लास्ट 3 इयर्स, ऑपरेटिंग मार्जिन जो प्रेजेंट जो कंपनी बना रही है, मार्केट कैप टू सेल्स जो ऊपर लिखा हुआ है वो करंट का है, जो नीचे लिखा है वर्सेस में वो लास्ट 3 इयर्स का मीडियन है। उसके बाद से रेवेन्यू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है और फिर नीचे वर्सेस करंट फाइनेंशियल ईयर का है, मतलब अगर वो 2 क्वार्टर हो चुका है तो H1, सिंगल क्वार्टर हुआ है तो Q1। पैट एस्टिमेट, पिछले क्वार्टर जो ऊपर लिखा हुआ है वो FY25 का पैट है और जो नीचे लिखा हुआ है वो H1 का पैट है। स्टोर एक्सपेंशन पे प्लान क्या है, तो जो टी के अंदर डिनोट है वो टोटल स्टोर्स है। पहला लाइन जो वहाँ पे एडेड लिखा हुआ है वो Q1 में कितना ऐड किया, Q2 में कितना ऐड किया, एंड देन इस फाइनेंशियल ईयर में और कितने स्टोर वो ऐड करेंगे। फिर कुछ की पॉइंटर्स एज पर इंटरव्यू, एज पर कॉन्फ्रेंस कॉल्स, और उसके हिसाब से फिर आउटलुक क्या बन के आएगा, ये बातें हैं। स्टार्ट करते हैं टाइटन से। तो टाइटन का मार्केट कैप इज 3.34 लाख करोड़, प्राइस टू अर्निंग राइट नाउ इज 81, लास्ट 3 इयर्स मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 88। तो अपने मीडियम प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बराबर चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 10 है। सभी ज्वेलरीज जो प्लेयर्स हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो टाइटन का ही है, 10 से 11 के बीच में हमेशा मेंटेन करते हुए आया है। मार्केट कैप टू सेल्स जो नंबर है, अभी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो 4.9 का है, जो मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स का पिछले 3 साल का रहा है वो 5.9 रहा है, यानी अपने मार्केट से कैप टू सेल्स के थोड़ा सा नीचे की तरफ है। फिर हम देखें कि पिछले साल का जो इसका रेवेन्यू नंबर था वो था 60,943 करोड़, और पहले हाफ में 35,645 करोड़ ये कर चुका है। H1 H2 से छोटा होता है, क्योंकि H2 में एक वेडिंग सीजन, एक फेस्टिव सीजन, दिवाली, धनतेरस, एंड देन मार्च का पूरा वेडिंग सीजन रहता है, तो H1 हमेशा H2 से छोटा रहेगा। तो H1 में ही अच्छा खासा ग्रोथ रेवेन्यू में है। अगर आप देखें कंसोलिडेट लेवल पे, तो आपको जहाँ पे FY20 से फ्यूचर आउटलुक लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है 28.5% ग्रोथ ऑन कंसोलिडेट लेवल इन H1। अब हम पैट की बात करें तो पिछले साल का पैट था 3,337 करोड़, और इस साल के H1 में ही 2,221 करोड़ का पैट हो चुका है। तो आप अगर इस रन रेट को देखें और H2 को आप अगर ये समझे कि ज्यादा होने वाला है, दैट मीन्स कि वेरी इजिली इट कैन क्रॉस अ नंबर ऑफ 4,500 पैट नंबर्स एंड विल बी क्लोजिंग दिस ईयर टुवर्ड्स 5,000 करोड़ पैट नंबर्स। एक्सटोर स्टोर जो है उसका अभी तक 1179 टोटल स्टोर्स हैं, जिसमें से 19 इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ऐड किए, 35 सेकंड क्वार्टर में ऐड किए, और 40 स्टोर्स और ऐड करेंगे बचे हुए आधे साल में। तो टाइटन के पास केवल ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, इनके पास टाइटन आई प्लस का बिजनेस है। ठीक है, फिर इनके पास टाइटन वॉचेस का बिजनेस है। तो ये कंसोलिडेट लेवल का रिजल्ट है। तो अगर हम केवल ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस पहले क्वार्टर, पहले हाफ में
17.3% से ग्रो हुआ है। 17.3% से ज्वेलरी बिजनेस ग्रो हुआ है, जबकि कंसोलिडेट लेवल पे सारे बिजनेस को मिला के जो बिजनेस ये ग्रो हुआ है 28.5% से ग्रो हुआ है। दैट मीन्स कि अदर देन ज्वेलरी बिजनेस ने इस हाफ में उसको ज्यादा सपोर्ट किया है। और H2 के जो नंबर्स है वो H1 को आउटपेस करेंगे, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइटन की बात थी। सेकंड प्लेयर जो आता है वो है कल्याण। कल्याण का मार्केट कैप है 52,949 करोड़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका अभी 56.9 का है H1 के रिजल्ट के बाद। और मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3 साल का उसका रहा है 69। ऑपरेटिंग मार्जिन 6.7, टाइटन से बहुत कम है। मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो 1.9 है, जो कि इसका मीडियन जो मार्केट कैप टू सेल्स रहा है 3 साल का वो 2.1 रहा है। टाइटन के मुकाबले आप देखें तो प्राइस टू सेल्स जो है बहुत ही कम है। फिर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो पूरे साल के थे वो 25,045 थे FY25 में, और पहले हाफ में ये 15,000 कर चुके हैं। तो आप ये मान के चलें कि 30,000 का नंबर क्रॉस आराम से होगा, और 35 भी के आसपास कितना पहुंचते हैं ये तो खैर आने वाले टाइम में चलेगा पता। पैट उनके पिछले साल का 714 था, और पहले हाफ में ही पैट 524 हो चुका है, यानी पैट नंबर्स को वो बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से इस बार क्रॉस करने वाले हैं। स्टोर उनके पास 396 स्टोर हैं, जिसमें से 10 उन्होंने ऐड किए हैं पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर जो खत्म हुआ सितंबर क्वार्टर उसमें उन्होंने 15 स्टोर ऐड किए हैं। और भी एक्सपेंशन एक्सपेंशन के प्लान है, मेरे पास वो मिल नहीं पाया मुझे कितना और स्टोर ऐड करेंगे, बट ये काफी अ, बड़े स्केल पे स्टोर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखें तो जो अभी 31% का जो है ग्रोथ वो H1 में इनके बिजनेस में रिपोर्ट हुआ है, गोल्ड प्राइस के इतना बढ़ने के बाद। वॉल्यूम ग्रोथ तो इसमें नहीं आया है, बट जो नंबर जो गोल्ड के प्राइस का नंबर इतना बढ़ गया, नंबर प्राइस बढ़ गया इतना, तो उससे उसके चलते जो है आपने देखा कि जो रेवेन्यू नंबर्स है वो काफी ज्यादा एलिवेटेड लग रहे हैं। हमें कंपनी में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे प्राइस कुछ भी हो कहीं हो, अगर कंपनी पैट नंबर्स बना रही है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन उसके शेयर प्राइस में जाएगा। गोल्ड का प्राइस कभी 1,000 रुपए भी था और अब लाख रुपए से ऊपर है। तो कंपनीज को केवल कितना प्रॉफिट बना रहे हैं उस पे ही फोकस करना है, गोल्ड प्राइस को कंट्रोल कंपनी नहीं कर सकती। तो अगर पैट बन के आ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता चल रहा है, चाहे वो वॉल्यूम ड्रिवन आए चाहे वो सेल ड्रिवन आए, पैट नंबर्स इज इंपॉर्टेंट एंड टॉप लाइन इज इंपॉर्टेंट। अगर दोनों में ग्रोथ हो रही है तो वो नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, देर से चाहे टाइम से। अगला प्लेयर हम आते हैं वो है पीएन गडगिल। तो अगर हम बात करें तो टाइटन जो है वो पैन इंडिया प्लेयर है। कल्याण के पास जो उसके रेवेन्यू नंबर्स है उसमें लगभग 60% रेवेन्यू, 65% रेवेन्यू साउथ इंडिया से आते हैं, बाकी बचे रेवेन्यू उसके अदर साउथ इंडिया से आते हैं। पीएन गडगिल जो है वो मोस्टली जो है वो वेस्ट का प्लेयर है, महाराष्ट्र का वो सेंट्रिक प्लेयर है। और हमने क्या देखा कि 25% जो ज्वेलरी का मार्केट है वो वेस्ट की तरफ है, 40% ज्वेलरी का मार्केट जो है वो साउथ की तरफ है। और महाराष्ट्र जो है, जो आउट ऑफ 25% पूरा वेस्ट का मार्केट है उसमें 44% महाराष्ट्र से सेल्स नंबर आते हैं। ठीक है, और पीएन गडगिल वहीं पे है। मार्केट कैप है 8,852, और 35 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। Q1 रिजल्ट के बाद Q2 रिजल्ट्स अभी आने हैं इसके, तो ये प्राइस टू अर्निंग और नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 7.2 का है। मार्केट कैप टू सेल्स जो है 1.1 का है। नंबर इनके नीचे कंपैरिजन में लिखे इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि ये 1 साल 1.5 साल पहले की लिस्टिंग, तो वो 3 साल का एवरेज प्राइस टू मीडियन नहीं है हमारे पास। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो सेल नंबर था वो था 7729 करोड़। इस 7729 करोड़ में 697 करोड़ रिफाइनरी सेल से आया करता था, जो इसका कंसोलिडेट बिजनेस था। लिस्टिंग के बाद उन्होंने 1 अक्टूबर 24 से उस नंबर को डिनाउंस कर दिया, अपने बिजनेस से हटा दिया। तो जो 7729 है, इसको हम एडजस्ट करें 697 से, तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो प्रोबेबली 7,000 से ऊपर के नंबर आएंगे। पहले हाफ में 3887 अभी तक ये कर चुके हैं। और अगर हम पैट नंबर्स की बात करें तो 218 का पैट था, जिसमें बिल्कुल रिफाइनरी सेल के भी नंबर होंगे। तो पहले क्वार्टर में ही 69 का पैट कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर की बात है। ठीक है, तो आप इसको अगर एनुअलाइज करके देखेंगे ये नंबर, तो बिल्कुल आप उसको बीट होता हुआ देखेंगे। स्टोर एक्सपेंशन में देखें तो 63 स्टोर इनके पास हैं, उसमें से 2 स्टोर जो है उन्होंने पहले क्वार्टर में ऐड किए थे, और 8 स्टोर जो है उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में ऐड किए थे, और आगे 15 स्टोर और ऐड करने की बात कर रहे हैं ये। जैसा कि मैंने बताया कि 7729 में 697 करोड़ जो नंबर था वो रिफाइनरी सेल्स से था, और
इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 31% ग्रोथ इनका H1 में हुआ है, रिफाइनरी वाले बिजनेस को छोड़ के। केवल ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, अभी ये केवल ज्वेलरी बिजनेस ही रिपोर्ट करती है, उसमें 31% सेल्स ग्रोथ देखी गई है पूरे H1 में। और अगर हम देखें तो दिवाली में, जो दिवाली नवरात्रि का जो टाइम, नवरात्रि छोड़ के दिवाली और धनतेरस का टाइम था, उसमें क्या देखा कि 74% का ग्रोथ देखा गया पिछले दिवाली से। ठीक है, तो एवरेज अगर हम देखें तो क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट हुआ है, जो सेल नंबर इन्होंने दिए, हालांकि रिजल्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो सितंबर क्वार्टर में इन्होंने लगभग 2100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है पूरे क्वार्टर में। और केवल वो धनतेरस दिवाली के सेल के दिन 600 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रियलाइज किया है, जो कि पिछले साल की दिवाली से 74% ज्यादा था। इस नंबर का रिफ्लेक्शन आपको आने वाला जो टाइम है, जो अक्टूबर क्वार्टर है, आपको वहां पे दिखता हुआ मिलेगा। और मार्केट जो है, इसको पिछले 2 क्वार्टर से रिफाइनरी सेल्स के नंबर Q1 और Q2 में थे पहले, तो जो नंबर इनके रिपोर्ट होते हैं तो वो कंसोल बेसिस पे खराब लगते हैं, बट जब उसको हम निकाल के चेक करेंगे रिफाइनरी बिजनेस को, तो वहां पे 31% ग्रोथ दिखेगा आपको H1 में। Q3 एंड Q4 में रिफाइनरी सेल का नंबर दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ से एकदम क्लियर कट नंबर यहाँ दिखने शुरू होंगे। हम कंपेयर करेंगे इसको कल्याण टाइटन से, तो प्राइस टू अर्निंग लेवल पे और मार्केट कैप टू सेल्स लेवल पे बहुत ही ज्यादा आप देखिए कि इकोनॉमिकल है। और जो आप स्टोर एक्सपेंशन की बात करें, इतना छोटा प्लेयर होने के बाद भी आप देखें कि 63 स्टोर है और 15 ऐड करने की बात हो रही है। दैट मीन्स कि 25% स्टोर केवल इस साल ऐड करने की बात सेकेंड हाफ में करने की बात हो रही है। और 63 जो स्टोर्स हुए हैं उसमें 10 स्टोर जो है अभी ऐड किए हुए हैं, तो काफी तेज एक्सपेंशन इनकी तरफ से हो रहा है। लिस्टेड प्लेयर्स में कुछ और हैं, जैसे सेंको है। अब इसका मार्केट कैप है 5437। प्राइस टू अर्निंग रेशियो राइट नाउ Q1 के रिजल्ट के बाद 25 था, Q2 का रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और मीडियन जो है इसका 3 साल का, वो 33 का था। ऑपरेटिंग मार्जिन क्लोज टू 7 का है। मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो ये पूरे सेल के बराबर भी ट्रेड नहीं करता, उससे भी नीचे ट्रेड करता है। और जो मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स है पिछले 3 साल का, वो 1.3 का है। प्रीवियस ईयर की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 6314 था, और पहले हाफ में रेवेन्यू 3412 है। अगर हम पैट की बात करें तो पैट नंबर अभी हमारे पास केवल Q1 के अवेलेबल है, तो पिछले साल के 165 पैट नंबर्स के मुकाबले केवल Q1 में 100 करोड़ का पैट है इनका। स्टोर की बात करें तो अभी इनके पास 195 स्टोर है, जिसमें से इन्होंने 7 ऐड किए थे फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में 5 ऐड किए थे। 8 ओवर ये और ऐड करेंगे। इनमें से कुछ स्टोर इनके यूएई में भी है, बाकी भी और प्लेयर्स के स्टोर जो है यूएई में है। उसके बाद से अगर हम देखें तो 17.8% ग्रोथ इनको रिपोर्ट किया इन्होंने पहले हाफ में, जिसमें से पहला इनका क्वार्टर बहुत ही अच्छा था। सेकंड क्वार्टर में जो जो ज्वेलरी ग्रोथ थी वो 6.5 थी। दोनों कंसोलिडेट मिलाए तो 17.8 है। इन्होंने अक्टूबर महीने में 1700 प्लस करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के अक्टूबर नंबर से 56% ज्यादा है। अगर हम फर्स्ट हाफ में एक महीना और जोड़ दें, यानी 7 महीने जोड़ दें, तो जो बिजनेस में ग्रोथ है रेवेन्यू में, वो 25% ग्रोथ तक ये नंबर पहुंच जाता है। और इस कंपनी ने 18 to 20% सेल्स ग्रोथ की बात करी है इस साल। ठीक है, और जो पैट नंबर्स हैं आप अभी देखें तो वो 100 का है पहले क्वार्टर में, और अभी 3 क्वार्टर और बचे हुए हैं। ड्यूटी कट, जितने भी प्लेयर्स हमने देखे सबको ड्यूटी कट का फायदा इस साल मिलने वाला है। और सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी आप देखेंगे कि वहां पे पैट नंबर्स काफी बड़े अंतर से बीट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हम आते हैं थंगा माइल में। तो थंगा माइल जो है मार्केट कैप जो है वो 10,535 है। ये रीजनल प्लेयर है, और इसका जो मैक्सिमम ब्रांच है वो तमिलनाडु एंड चेन्नई में है। 66 अभी इसके ब्रांचेस हैं। 9 इसने ऐड किया है पहले हाफ में, एंड सेकेंड हाफ में उन्हें 10 और ऐड करने हैं। ये भी काफी रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। 57 का प्राइस टू अर्निंग इसका है आज के एज ऑन डेट। मीडियन जो है इनका 37 है। तो आप जो प्राइस ग्रोथ जो देख रहे हैं, वो अभी रिसेंटली प्राइस ग्रोथ हुआ है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग 57 पहुंचा हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 6% का है। मार्केट कैप टू सेल्स इनका 1.8 का है, जो कि मीडियन निकाले तो 1.2 का आता है पिछले 3 साल का। प्रीवियस ईयर का सेल नंबर इज 4917, और पहले हाफ में सेल कर चुके हैं 3260। गाइडेंस पहले दे रखी थी 6000 करोड़ की, उसको बढ़ा के इन्होंने 7000 करोड़ कर रखा है। तो आप 4917 से अगर 7000 देखते हैं तो नंबर आपको बहुत ही बड़ा दिखता है। इसके अलावा अक्टूबर मंथ का सेल जो है इनका 1032 करोड़ का सेल है। मतलब आप देखें कि 7000 का सेल नंबर इन्होंने गाइडेंस दे रखा है, उसमें से एक मंथ अक्टूबर का ऐसा है जिसमें कह रहे हैं कि 1000 करोड़ से ऊपर का हमारा सेल हो चुका है।
तो ये सब अपडेट के चलते थंगामाइल में रिसेंटली काफी ज्यादा मूवमेंट देखा गया उसके प्राइस में। जो प्राइस टू अर्निंग लगभग ये 35-40 पे ट्रेड किया करता था, वो 57 का हो चुका है। ठीक है, और आगे आउटलुक जो है इस साल का एटलीस्ट कम से कम आउटलुक तो बहुत ही बेहतरीन आउटलुक है। तो अब हम जो इनमें से हमने जो 5 कंपनी को देखा, ये सारी मेन बोर्ड पे लिस्टेड कंपनीज है और सारी B2C में है कंपनीज। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अभी जैसे हमने कल्याण को देखा, जो बड़े प्लेयर्स हैं, कल्याण को देखा और टाइटन को देखा, तो इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हमेशा 60-70 के ऊपर रहे हैं। कल्याण का प्राइस टू रेशियो देखा गया था पिछले साल 100 के ऊपर रहा करता, जो कि सस्टेनेबल नहीं था और वो नीचे आया। अभी भी वो 50-60 के प्राइस टू अर्निंग के आसपास है। रिजल्ट उसका अभी वीकेंड में आया हुआ है। क्या रिएक्शन है वो मार्केट डिसाइड करेगा। टाइटन इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, थंगामा इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, सैंको, पीएन गडगिल एंड कल्याण अलग अलग कारणों से नीचे पड़ा हुआ है। पीएन गडगिल में एक जो उनका रिफाइनरी का बिजनेस है, तो पहले 2 क्वार्टर का रिपोर्टिंग के साथ रिफाइनरी का बिजनेस दिखता है तो ग्रोथ उतनी नहीं दिखती है, लेकिन जैसे रिफाइनरी बिजनेस हम हटाएंगे तो ज्वेलरी ग्रोथ बहुत ही रैपिड है, और यहाँ से ज्वेलरी ग्रोथ के नंबर ही रिपोर्ट होने हैं। तो पैट नंबर जो है बड़े मार्जिन से ये बीट होते लग रहे हैं। इस सेक्टर से पहले भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है, और जो इन्वेस्टर्स रहे हैं इस सेक्टर के, उनको खराब टाइम बहुत ही कम देखने को मिला है, और उनका एसेट अप्रिसिएशन, उनके कैपिटल का अप्रिसिएशन जो है काफी अच्छा देखने को मिला है। तो विद दिस आई फिनिश। नाउ द कंक्लूजन इज एट यू कि आपको क्या समझना चाहिए इस गोल्ड ज्वेलरी के मार्केट से, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, इंडस्ट्री को कहाँ पाते हैं, और मार्केट पोजीशनिंग आप कैसा होता हुआ देख रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एनी क्वेश्चंस यू हैव।